नमो नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत पढ़ लो में। अगर आप बीए संस्कृत ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 से लेकर के 29 के विद्यार्थी है, या बीए संस्कृत एमआईसी माइनर पेपर के स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25 के, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपके लिए संधि का एक सीरीज चलाया है जो सभी क्लास के लिए है और बीए संस्कृत ऑनर्स या माइनर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनको यह टॉपिक पढ़ना है। तो मैंने संधि को बतलाते हुए स्वर संधि को मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने एक वीडियो में संधि के 3 भेद को बतलाया है और बचे हुए भेद को मैं आज के इस वीडियो में बतलाऊंगा। हमारा जो विषय रहने वाला है स्वर संधि अर्थात अच संधि के भेद में हम देखेंगे आज यन को देखेंगे, अयादि को देखेंगे और पर रूप और पूर्व रूप को भी देखेंगे। यही भेदों को हम देखेंगे, इसके उदाहरण को देखेंगे और अच्छी तरह से समझ करके हम अभ्यास भी करने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वह प्रश्न उत्तर पर आएगा, तो उससे भी ज़रूर आप लोग देखें। इससे आप लोग का संधि है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, स्वर संधि। अगर आप बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, वैशाली यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसका मैंने नाम नहीं लिया, वह अगर बीए संस्कृत ऑनर्स का कोर्स करवाते हैं बिहार के अंदर, तो आपका टॉपिक स्वर संधि जरूर होगा, क्योंकि सिलेबस में कोई बदलाव होता हुआ भी सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है एक जैसा है और बुक भी एक जैसा है। इसी कारण यह वीडियो एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। तो मेरे मित्रों, आइए हम शुरू करते हैं स्वर संधि के बचे हुए भेदों को, उसके बाद फिर हम अभ्यास को भी देखेंगे। आज हम बात करेंगे स्वर संधि अर्थात अज संधि का। स्वर संधि में आज हम बात करेंगे यन स्वर संधि, इको यंची। यह एक ऐसा स्वर संधि का भेद है जो इतना कठिन है कि यह दिमाग से ऊपर निकल जाता है। मैंने उन तीनों पर उतना फोकस नहीं दिया, मैंने जिस तरह से समझाना था उसे एकदम ईजी वे में समझा करके निकाल दिया, पर मैं इसे थोड़ा सीरियस होकर के समझाऊंगा और इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है यन स्वर संधि, हमारा चौथा नंबर का संधि है। इसको इको यंची भी बोलते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, इको यंची सूत्र का नाम है। यही सूत्र से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, परिभाषा मिल जाएगा, और उसी परिभाषा से आप दो शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाएंगे और विच्छेद भी आप कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इको अर्थात क्या होता है? इको अर्थात इक प्रत्याहार होता है। मैंने प्रत्याहार की वीडियो में आप लोगों को बतलाया है, उससे भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। इक अर्थात ई उ री लिरी, हरस या दीर्घ, हर्षा ई दीर्घ ई, हर्षा उ दीर्घ उ, हरस्वरी दीर्घरी और लिरी के बाद उससे भिन्न स्वर वर्ण आने पर क्रमशः यन, यहाँ पर इको यंची, यंची अर्थात यन अर्थात य ल हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि ह्रस्व ई, दीर्घ ई या उ, री और लिरी के बाद उससे कोई भिन्न स्वर, इनको छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ई का या बनता है, उ का व बनता है और री का रा बनता है और लिरी का ला बनता है। अब जो भी वर्ण बनेगा, व्यंजन वर्ण, वह सभी वर्ण हलंत के साथ होंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि को। स्वर संधि में जब आपस में दो वर्ण मिलते हैं तो स्वर संधि ही बनना चाहिए था, पर यहाँ पर यह जो संधि है इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। दो स्वर वर्ण मिलते तो जरूर है, पर यहाँ पर बनता क्या है? व्यंजन वर्ण बनता है, पर वह हलंत के साथ रहता है, वह पूरा नहीं रहता है, वह अपने ओरिजिनल रूप में रहता है जैसे व्यंजन को रहना चाहिए। व्यंजन स्वर के साथ रहे तभी उसका अस्तित्व है, नहीं तो उसका अस्तित्व नहीं है शब्द में। अब आगे का हम बात करते हैं, अर्थात ई के स्थान पर यह आ जाएगा। ह्रस्व या दीर्घ ई कोई भी रहे उसके स्थान पर यह आ जाएगा। ऊ के स्थान पर ह्रस्व या दीर्घ ऊ रहे तो उसके स्थान पर ब आ जाएगा, और ह्रस्व या दीर्घ री के स्थान पर रा आ जाएगा, और लिरी के स्थान पर
ला आ जाएगा। अब सभी जो वर्ण रहेंगे या ब र और ला, सभी जो रहेंगे सब में हलंत लगे रहेंगे, सब आधा रहेगा, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का स्वर वर्ण नहीं लगा रहेगा। अब इसको और बढ़िया से समझते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यन संधि, जिसको हम यन स्वर संधि तथा अयाधि स्वर संधि, जो आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, यन स्वर संधि तथा अयाधि स्वर संधि में मिलन तो दो स्वर वर्णों की होती है, पर मिलन के बाद नया वर्ण व्यंजन वर्ण बनता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यन और अयाधि संधि एक ऐसा संधि है जहाँ पर दो स्वर वर्ण मिलेंगे जरूर, पर वहाँ पर बनेगा क्या, अ आ ई उ री ली ए ऐ ओ औ, ये सब मिलेंगे तो आपस में, पर बनेगा वहाँ पर क्या, व्यंजन वर्ण बनेगा। नया वर्ण जो मिलन के बाद बनेगा, विकार जो उत्पन्न होगा, वहाँ पर व्यंजन वर्ण बनेगा। अब कहाँ पर व्यंजन वर्ण बनेगा उसको भी जरा देख लेते हैं। अब जैसे पहला शब्द है, उसका अंतिम वर्ण ई है, तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर वर्ण आता है तो वहाँ पर यह हलंत हो जाएगा। उसी प्रकार से हरस्व या दीर्घ ऊ है पहला पक्ष में, अर्थात पहला शब्द में, तो वहाँ पर बा बन जाएगा, री के स्थान पर रा और लिडी के स्थान पर ला। इसको और बढ़िया से समझेंगे टेबल के माध्यम से। हमने एक ऐसा टेबल बनाया जिससे आपको मैं समझाता हूँ, फिर उदाहरण भी मैं दूंगा। अब यहाँ पर देखिए आप लोग गौर करके, मैं इसको इतना इजी कर दूंगा कि आपके मस्तिष्क में बस जाएगा। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर आप लोग चिंता मत करिएगा। हरस्व या दीर्घ ई, हरस्व या दीर्घ ऊ, हरस्व या दीर्घ री, और ली का कोई भी दीर्घ नहीं होता, मैंने पिछली वीडियो में बतलाया था। इसके बाद यदि अ आ ए ऐ ओ औ रहे तो ई का या बनेगा, ऊ का ब बनेगा, री का रा बनेगा और लिरी का ला बनेगा। अब परंतु यहाँ पर रुकिएगा, भिन्न स्वर बोल रहा है तो ई के साथ ऊ भी रह सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ई के साथ ऊ भी रह सकता है, छोटा या बड़ा, री भी रह सकता है, लिरी भी रह सकता है, तब ये भी पर रहेंगे तब भी यह ही बनेगा। ऊ के साथ ई रह सकता है, री रह सकता है और लिरी रह सकता है, वहाँ पर भी वह ही बनेगा। री के साथ ई रह सकता है, ऊ रह सकता है और लिरी रह सकता है, वहाँ पर भी र ही बनेगा, र हलंत बनेगा। और लिरी के साथ ई ऊ और री रहेगा तो वहाँ पर ला हलंत बनेगा। अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, मेरा कहने का अर्थ है, यदि आपके साथ अगर कोई आपके कोटि का ही मिल जाए तो वहाँ पर तो वह अलग हो जाएगा, पर आपसे कोई भिन्न रहे, कोई भी रह जाए भिन्न, तो वहाँ पर क्या बनेगा, यह बनेगा। यहाँ पर आप ई के जगह पर आप बैठ जाइए, ऊ के जगह पर आप बैठ जाइए, और उससे आपसे अगर कोई भिन्न रहे तो वहाँ पर कोई नया वर्ण आ जाएगा। तो यहाँ पर ई के जगह पर नया वर्ण आया है, ऊ के जगह पर नया वर्ण आया है, जो बाद वाला जो शब्द है उसमें जो स्वर वर्ण है वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। आइए उसको हम उदाहरण से देखते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर भी ई के साथ उससे भिन्न कोई भी स्वर वर्ण रहे तो वहाँ पर यह बनेगा। जहाँ पर ऊ के बाद, हर्ष या दीर्घ ऊ के बाद उससे कोई भिन्न स्वर वर्ण रहे तो वहाँ पर वह बनेगा। और री में भी उसी प्रकार से उससे कोई भिन्न स्वर वर्ण रहे तो वहाँ पर क्या बनेगा, र बनेगा। और री के बाद यदि उससे कोई भिन्न स्वर वर्ण रहे तो वहाँ पर ला हलंत बनेगा। सब हलंत के साथ रहेगा, यहाँ पर सब फूट रहेगा। इसका उच्चारण करना कठिन है क्योंकि यह हलंत में है। तो आइए इसको हम समझते हैं उदाहरण से। मैं इसे ज़्यादा लंबा खींचने का कोशिश नहीं करूँगा, तो जल्दी जल्दी बतलाता हूँ। यहाँ पर वही चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बतला दिया है, ई का या, ऊ का बा और री का रा और ली का ला। इति जोड़ आह, इत्या, यहाँ पर ई और आ दोनों मिल करके क्या बना, तो ई में बदलाव होगी, आ कुछ नहीं हुआ, आ का कुछ बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पर ई जब आ के संपर्क में आया तो या में परिवर्तित कर दिया, हलंत में परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ पर त हलंत हो गया, क्योंकि ता के साथ ई जुड़ा हुआ था तो यहाँ पर त हलंत हो गया, और यहाँ पर यह, तो आधा त और यह और आ, इत्या इत्या इत्याद इत्याह, यहाँ पर क्या बन गया, इत्याह बन गया।
तो यहाँ पर पहला वर्ण जो हमारा व्यंजन बन रहा है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि जोर अपि, यद्यपि आपने जरूरी से सुना होगा। देवी जोर अस्ति, देव्यस्ति। नदी जोर अम्बु, नद्यम्बु। मैं उतना डिटेल में नहीं बतलाऊंगा। कोई भी भिन्न स्वर वर्ण रहे तो वहाँ पर क्या बनेगा, व्यंजन वर्ण बन जाएगा। याद रखिएगा, उसमें भी कंडीशन है ई ऊ और री और लरी के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर बन रहे तो वहाँ पर व्यंजन बन आ जाएगा। कौन कौन सा व्यंजन बन आएगा, तो या ब र और ल सब हलंत के साथ रहेगा, सब आधा रहेगा। प्रति जोर एकम, प्रत्येकम आपने जरूरी से सुना होगा। ई जोर ए में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ई अपने आप को या में परिवर्तित कर लिया और ए जाकर के उसके साथ मिल गया तो ये बन गया। तो प्रत्येकम, प्रति जोर उपकार, प्रत्युपकार। उसी प्रकार से मधु जोर अरि, मध्वरी। मधु जोर इदम, मधुइदम। मधु जोर ऐश्वर्यम, मध्वैश्वर्यम। पितृजोर आज्ञा, पित्राज्ञा। धात्रीजोर अंश, धात्रांशः। लृजोर आकृति, लाकृति। इतना बस आप देख लीजिए, मैं सभी का उदाहरण दूंगा आगे चल करके जब प्रश्न करवाऊंगा तब। इतना बस आप लोग रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टफ है ये। अब हम बात करते हैं अयाधि संधि का। अयाधि इसको क्या बोलते हैं, एचो यबा, यबा यावह। एचो यबा यावह। यदि एच अर्थात यच, एच अर्थात यच प्रत्यय। यच प्रत्यय में कौन कौन सा वर्ण आता है, स्वर वर्ण, तो ए ओ ऐ औ। ए ऐ ओ औ यही आते हैं यच में। तो यदि यच अर्थात ए ऐ ओ औ में से किसी भी वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो यच के स्थान पर क्रमशः अय, अब, आय, अब हो जाता है। अब वही बात है, यन की तरह ही है, पर इसमें ए ओ ऐ और औ यहाँ पर है। वहाँ पर हारस व दीर्घ था, अब यहाँ पर ए ऐ ओ औ है। इसके स्थान पर कौन कौन सा वर्ण आता है, तो यहाँ पर स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण मिला रहता है, पर व्यंजन वर्ण आधा रहता है। अर्थात ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अब, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आब हो जाता है। इजी वे में आप इसको समझिए, मैं इसको और बढ़िया से समझाने का कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर इसको तोड़िएगा। एचो यबा यावह, यहाँ पर संधि हुआ है, संधि के सूत्र में भी संधि। एच य आब, या आब। यहाँ पर आप अगर इस सूत्र को रट लेते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको परिभाषा रटने का, क्योंकि आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या बनने वाला है मिल जाएगा। और एच आपको पता ही, एच अर्थात ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर वर्ण रहे तो वहाँ पर ए का अय बन जाएगा, ऐ का आय बन जाएगा, ओ का अब बन जाएगा और औ का अब बन जाएगा। जैसे ए के साथ अगर आ ई ऊ री लरी और अगर ये सब वर्ण रहते हैं तो यहाँ पर ए का ऐ बन जाता है, ऐ का आय बन जाता है, ओ का अब बन जाता है, औ का अब बन जाता है। परंतु उसी प्रकार से ए के साथ अगर ऐ रहे, ओ रहे, औ रहे तब भी अय बनेगा। ऐ के साथ यदि ए रहे, ओ रहे, औ रहे तब भी आय बनेगा। ओ के साथ ए रहे, ऐ रहे, औ रहे वहाँ पर भी अब बनेगा। औ के साथ यदि ए ऐ ओ रहे तो वहाँ पर भी आप बन जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है ए ऐ ओ औ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर वर्ण रहे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, ए का ऐ का आय, ओ का अब और औ का आब। बात वही है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ऐ आय अब आब। यहाँ पर क्या बन रहा है, इसको बस याद रखिएगा, प्रोडक्ट को जो बनने वाला है उसको याद रखिएगा ना। सूत्र को रट लीजिए, एकदम पता चल जाएगा। यन संधि में भी आप सूत्र को रट लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। जैसे ही यन का बात चलेगा तो क्या बनेगा, य ब र ल, यही सब बनेगा। यहाँ पर भी अगर आप सूत्र को रट लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैं सूत्री में छुपा हुआ क्या बनने वाला है देख लेते हैं। इसके
उदाहरण को जल्दी जल्दी। यहाँ पर ए का आय, ओ का अब, ऐ का आय और औ का आब, यही बनेगा। जैसे आपने सुना होगा ने जोर ऐनम नयनम, ने में ए जो लगा हुआ है जब वह आ के संपर्क में आया तो वहाँ पर अय बन गया। क्या बन गया? अय बन गया। तो नयनम। पो जोर इत्र पवित्र, ये जरूर आपने सुना होगा, हर जगह सुना होगा। तो पो का जो ओ है, पो के साथ जो ओ जुड़ा हुआ था और ई अर्थात भिन्न है, तो भिन्न स्वर वर्ण है, तो दोनों का जब मिलन हुआ तो वहाँ पर ई में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर ओ जो है अपने आप को अब में परिवर्तित कर दिया, वहाँ पर पवित्र बन गया, पवित्र। नय जोर अकह नायकः, ऐ अपने आप में परिवर्तित हो गया, आ का उसी तरह से रह गया तो आय में परिवर्तित हो गया तो नायका। पौ जोर अकह पावका। इसी तरह से आप बहुत सारे उदाहरण को सुने होंगे, मैं आगे की वीडियो में भी आपको बतलाऊंगा। बस यहाँ पर इतना ही हमको देखना था, आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे संधि के बारे में जिसको आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा। ये भी संधि के भेद में आते हैं पर इसको सब छुपा करके रखते हैं। मैं इस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो मैं इसे बतला देता हूँ। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं पर बहुत कम मात्रा में। पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। यहाँ पर पररूप संधि को हम क्या बोलते हैं? एंगी पररूपम, अर्थात अभ्यारंत उपसर्ग के जिस उपसर्ग के अंत में आकार हो, बाद ए अथवा ओ वर्णों से आरंभ होने वाला धातु के रहने पर पूर्व और पर वर्ण दोनों मिलकर केवल पर वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पर रूप संधि वृद्धि संधि का बोधक है। वृद्धि संधि आपने पढ़ा होगा, उसी का बोधक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। प्राजोर एजते प्रेजते, उपजोर ओसती उपोसती। आपने वृद्धि संधि पढ़ा होगा तो उसी प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसा भी है जिसको आपने देखा होगा, सकंधु, करकंधु, मनीषा, हलीसा, पतंजलि, पतजोर अंजलि, पतंजलि। यहाँ पर सार जोर अंग सारंग। आप इसे रट लीजिएगा, ज़्यादा यहाँ पर मैं आपको बतलाने का कोशिश नहीं करूँगा। पर रूप पूर्व रूप संधि के बारे में आपने सुना होगा। पूर्व रूप अर्थात वहाँ पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, जहाँ पर भी आ रहता है वहाँ पर एक चिन्ह आ जाता है। जैसे हरी जोर अब हरेब, इसको भी हरे अब भी पढ़ेंगे, इसको हरे भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा जोर पड़ता है। उसके बाद फिर विष्णु जोर अब विष्णु अब, वृक्षे जोर अस्मीन वृक्षे अस्मीन वृक्षे अस्मीन, लोक जोर ऐनम लोको ऐनम। यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है बस आ में परिवर्तन हो रहा है, वह चिन्ह में परिवर्तित हो जा रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आ अगर रहे किसी भी ए और ओ के बाद तो वहाँ पर आ अपने आप में परिवर्तित हो जाएगा, आ चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। पूर्व रूप मतलब बाद वाले वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, बाद वाले शब्द में परिवर्तन हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हम क्या देखेंगे उसको हम देख लेते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे स्वर संधि अर्थात अच संधि के प्रश्नों को अगले वीडियो में हम देखेंगे। और यहाँ पर आपका संधि समाप्त होता है। कौन सा संधि? स्वर संधि समाप्त होता है। और मेरा चैनल है छोटा सा, मेरा एक ही उद्देश्य है, सर्वत्र संस्कृत सहज संस्कृत। नमो नमः। मैं इसका PDF डाल दूंगा टेलीग्राम पर। नमो नमः।